फिर आज हम लोग का टॉपिक आता है करेंसी बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। तो मैं आज हम लोग थोड़ा इसका ओवरव्यू सिर्फ लेंगे और अगली वीडियोस में हम लोग इसको थोड़ा सा आगे का डिफाइन करेंगे। चलो ऐसे स्टार्ट। देखो, इसमें हमारा क्या टॉपिक रहेगा का ये अंडरस्टैंडिंग करेंसी और बैंकिंग सिस्टम का मैकेनिज्म और उसका एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या होता है। सो लेट्स बी स्टार्ट दैट वीडियोस। गो फॉर इट बेब्स। ये इसको रफ कर दो। आज हम चलो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग करेंसी एंड मनी। तो डेफिनेशंस क्या होती हैं, देखो इसमें आप टाइप्स क्या होते हैं। देखो, फिजिकल जो करेंसी होती है, करेंसी जो होती है, एक मिनट गाइस। ये जो करेंसी होती है, ये कितने टाइप की होती है, ये होती है दो टाइप की, फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी। ये दो टाइप्स की होती हैं। जो फिजिकल करेंसी हमारी होती है ना, क्या होती है, इसमें आता है कॉइन और ये बैंक नोट्स, ये दो चीज आती हैं। तो फिजिकल करेंसी में आओ चलो देखते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे हमारा। देखो, फिजिकल करेंसी रेफर टू टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ मनी। जो फिजिकल करेंसी है वो टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ मनी को रेफर करता है, जैसे कि हमारे कॉइन्स हो गए, पेपर बिल्स हो गए, और कुछ जो हमारी डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको ये रेफर करता है। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। अब जैसे कि हमारी डिजिटल करेंसी है, एक्सेप्ट सब करते हैं इसको, आज भी आज करते हैं एक्सेप्ट सब। बट कुछ कुछ लोग नहीं करते इसको अभी भी एक्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ जाता है इस चीज़ पे। दैट्स वाई। तो देखो यहाँ पे डिजिटल करेंसी में जो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है इसका, टाइप है इसका, उसमें क्या आता है, ई मनी और क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसका हम लोग नॉर्मल मार्केट में जाके यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे पास स्टोर रहती है, जिसकी वैल्यू टाइम टाइम बढ़ती रहती है, फिर इसको हम लोग बेच के फिर इसको मनी निकाल सकते हैं। बट जो ई मनी होता है वो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, डिजिटल करेंसी इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ मनी। तो डिजिटल करेंसी होती है, उसमें जो मनी होती है वो डिजिटली हमारे पास स्टोर होती है, जैसे कि ई मनी हो गया। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी दैट यूज क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए मतलब डिजिटल, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, पेटीएम, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं यार, डिजिटल में क्या करते हैं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, और नावी ऐप हो गया। नावी नया ऐप है, इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, पर पेटीएम फोन पे सब लोग जानते होंगे। चलो फिर अगली तो आगे देखते क्या है। इसको रफ करना पड़ेगा इसमें, वरना दिक्कत तुम ही लोग को होनी है, मेरे को कुछ नहीं होना है। फिर क्या आता है, फिर हमारा आता है रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। हमारे मनी का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है, ये कौन सा रोल प्ले करता है, ओके। कौन सा रोल हमारी इकोनॉमी में प्ले करता है, ठीक है। चलो वो देखते हैं। तो देखो, पहला क्या, फंक्शंस ऑफ मनी, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, मनी कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी वाला जो होता है उसके अंदर क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड एज स्टोर ऑफ वैल्यू, अलाउइंग इंडिविजुअल टू सेव एंड ट्रांसफर परचेजिंग पावर ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो है मनी जो है हमको एक पावर दे देता है, जहाँ पे हम लोग इसको एक्सचेंज में डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग उस चीज को मार्केट में जाके यूज कर सकते हैं। और मनी क्या है, मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, जिसको अगर जैसे कि मनी है हमारे पास, मनी हम लोग आगे के लिए स्टोर कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कुछ मनी का भी, कुछ भी पैसों की दिक्कत हुई तो हम ये मनी दे सकते हैं। पर बार्टर सिस्टम में ये नहीं था। बार्टर सिस्टम में जो चीज़ जैसे है वैसे ही पकड़ाओ, मतलब उसमें सामान टू सामान एक्सचेंज होता था, तो उसमें दिक्कत बहुत लोगों की होती थी। फिर क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब मनी सप्लाई का हमारे इकोनॉमी में क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। तो देख लेते हैं क्या इफेक्ट होता है। देखो, ऐसे मैं तुम लोगों को बताऊं तो क्या होता है इफेक्ट। देखो, जैसे कि हमारा अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई इकोनॉमी, यानी इन्फ्लेशन आ गया।
और इन्फ्लेशन आने की वजह से मेनली हमारे में दिक्कत क्या होती है? इन्फ्लेशन आने के वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगता है, और ज़्यादा पैसा आने लगता है तो मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पे हम लोग कम पैसा था हमारे पास, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते थे, बट हमको अब चाहिए बड़ी बड़ी चीज़ें। जैसे बाइक वाले खुश हो गए, अब हमको चाहिए कार, कार हो जाएगा, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए। तो इन चीज़ों से हमारी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उस चीज़ की प्राइस का भी हाइक होगा। और प्राइस हाइक को, अब जिसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा मतलब सबके पास होगा, बट यहाँ पे प्राइस सबका बढ़ गया ना, तो इससे यहाँ पे दिक्कत होती है। तो आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक हमारी क्या करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल लाने के लिए टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ा दिया, अब लोगों के पास से पैसा आने लगेगा टैक्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ इससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। वो बाकी चीज़ें वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन में देखा जाए, तो जब हमें इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है, यानी सप्लाई, मतलब सप्लाई है ही नहीं बिल्कुल, तो कोई किसी की डिमांड करेगा ही नहीं, यानी मार्केट एकदम बंद पड़ जाएगा। कोई किसी की सप्लाई डिमांड नहीं करेगा, सप्लाई भी दी होगी, सप्लाई नहीं करेगा तो प्राइस गिरने लगेगा, प्राइस गिरने लगेगा तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लो पड़ जाएगी, यानी वीक हो जाएगी। सो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पावरफुल भी हो सकती है, और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा होने से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चलो देख लेते हैं। अ, ये क्या हो गया, एक मिनट गाइस। सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन रेट। जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन रेट्स, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बैंक इंटरेस्ट रेट हमारी बढ़ा देती है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। हाँ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल होती जरूर है, इम्पैक्टिंग कंज्यूमर्स स्पेंडिंग पावर्स एंड इन्वेस्टमेंट लेवल। जैसे मैंने बताया अभी, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग पावर, इन्वेस्टमेंट लेवल्स होंगे, वो भी चेंज होंगे इस चीज़ से। चलो, इसको जरा एक बार रफ करके, जल्दी से, टाइम नहीं लगता इसमें ना, तो ये मैं रफ कर देता हूँ ऐसे। अब हम लोग करेंगे बैंकिंग सिस्टम और उसके एक्सचेंज में क्या क्या मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं, उसको हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं आज, क्योंकि आज ज़्यादा करने का कोई बनता नहीं है, मतलब। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे बैंकिंग सिस्टम का, क्या क्या ओवरव्यू हमको मिलता है। तो चलो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक क्या होती है। बैंक के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल, इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक तो हमारी देखो आरबीआई ही है, उसको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, वो हमारी आरबीआई ही रहेगी, सेंट्रल बैंक। तो उसका हम नॉर्मल पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन तो है, बट उसमें हम लोग पैसा अकाउंट खुलवा नहीं सकते। उसमें खुलवाएगी कौन अकाउंट, कॉमर्शियल बैंक से अकाउंट खुलता है, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट खुलता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल पर्सन नहीं खुलवा सकते उसमें। तो बैंक क्या क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है। तो इसके अंदर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं एक मिनट। The banking system comprises various institutions, including commercial banks that focus on deposit and loan services, investment bank that assist in capital market. जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो सिर्फ कैपिटल मार्केट में असिस्ट करती है, यानी वहां से तुम पैसा उठा सकते हो बस, या इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सेंट्रल बैंक दैट मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी एंड करेंसी। और जो सेंट्रल बैंक होती है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और करेंसी को मैनेज करती है, कहीं इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, कहीं डिफ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, कहीं मनी सप्लाई में कोई गड़बड़ ना हो, कोई बैंक सही से काम कर रही है कि नहीं, रेगुलेट कर रही है कि नहीं, किसी ने कोई घपला तो नहीं किया, वो सब चीज़ें चेक करती है। फिर आता है बैंकिंग रेगुलेशंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग की क्या क्या रेगुलेशंस है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी कैसी है, तो देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशंस इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई एडजस्टमेंट। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए होगे। अब चलते हैं अगले पीपीटी पे, मतलब अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे दिया है करेंसी एक्सचेंज एंड कन्वर्जन में थोड़ा सा इफेक्ट। करेंसी एक्सचेंज का क्या मेन हमारा मतलब, करेंसी एक्सचेंज हमारे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट देती है, और कन्वर्जन हमारे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट देती है, वो चेक कर लेता हूँ।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है और कैसे ये काम करता है वो देख लेते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक बार पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज अलाउइंग फॉर कन्वर्जन एंड एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट। ओके, तो मतलब क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? मतलब हम लोग जब किसी और कंट्री से आते हैं, मानो हम लोग चाइना से आए, ठीक है। एक मिनट में ये सही से चाइना, ये एग्जांपल मैं सही से लिख दूं जरा, ये इंपॉर्टेंट है जब भी मैं लिख रहा हूँ, वरना नहीं लिखते यहाँ पे ऐसे। हम्म, चाइना, एक मिनट मैं तुमको ये समझाऊं कैसे, एक मिनट रुक जाओ यार। ये मेरे को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर में समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम लोग आखिर में समझ लेना, क्योंकि इसको मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तुम्हारा हो ना हो मेरा तो है भाई। चलो, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कॉमर्स गैंग।